हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मिश्रा सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बाबू एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि वादा किया गया था कि इतिहास के साथ साथ जीएस के अन्य सब्जेक्ट में भी आपको मदद की जाएगी, तो आज एक छोटे से वीडियो लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे पॉलिटी के कुछ खास टर्मों को, और उसके बाद से धीरे धीरे क्रम से जैसा आप लोग चाहेंगे, जिस टॉपिक पे चाहेंगे वैसा आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो वीडियो के ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि किस किस पोर्शन को लेकर के क्या आप चाहते हैं कि यूपीएससी जो आगामी परीक्षा जो बहु प्रतीक्षित परीक्षा के तौर पर देखी जा रही है, तो उसके लिए किस किस सब्जेक्ट में आप चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको मदद उपलब्ध करवाई जाए, उसके लिए एक बार आप कमेंट करिएगा। फिर वहाँ से हमारे तरफ से प्रयास किया जाएगा कि आपको भरपूर सहायता दी जा सके। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज का जो हमारा विषय है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं राज व्यवस्था। स्पेशली राज व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसमें देखेंगे संविधान का कुछ एक पोर्शन है जिसको हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का बेसिकली ये जो वीडियो कह लीजिए वीडियो लेक्चर है, ये टोटली संविधान के एक बेसिक परिचय पे, बेसिक इंट्रोडक्शन पर निर्भर है। संविधान देखें, ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहली बार लिखित संविधान विकसित करने का श्रेय, जो मॉडर्न टाइम का संविधान है उसको विकसित करने का श्रेय ब्रिटेन को जाता है। यद्यपि सबसे लेटेस्ट और आधुनिक संविधान जो लिखित रूप से देखेंगे तो अमेरिका के संविधान को बोला जाता। लेकिन यदि इसको और गहराई पर जाकर के यदि आप समझें तो दुनिया में सबसे पहले यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं पर विश्व में देखने को मिलती है तो इसमें कहीं पर मतलब तनिक संदेह नहीं किया जा सकता है कि विश्वगुरु भारत के पास ही यह व्यवस्था हुआ करती थी। ये अलग बात है कि इतिहासकारों के द्वारा वर्तमान समय में इसको लेकर के अलग अलग धारणाएं हैं। नहीं तो यदि वैदिक सभ्यता में भी देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी समितियां मिलेंगी जैसे वर्तमान समय की जो राजनीतिक इकाइयां हैं, कुछ उसी तरीके की उनका भी व्यवस्था हुआ करता था। वैदिक सभ्यता को जब कभी भी डिटेल में हम बताएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। वैदिक सभ्यता वाली वीडियो में हम लोगों ने संभवतः चर्चा की होगी सभा, समिति और विदित के बारे में। तो सभा, समिति और विदत कुछ इसी तरीके की राजनीतिक संस्थाएं होया करती थी। इसके अलावा यदि मौर्य साम्राज्य को आप डिटेल में देखेंगे तो राज्य का सप्तांग सिद्धांत जो विशेष तौर पर चाणक्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो कहीं ना कहीं भारत के प्राचीनतम व्यवस्था में भी ये सारी व्यवस्थाएं देखने को मिला करती थी, यद्यपि उसका नाम कुछ और हुआ करता था। तो सबसे पहले यह समझने का प्रयास हम करते हैं कि ये संविधान होता क्या है, कि संविधान है क्या। तो संविधान देखें बाबू, अंग्रेजी का जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का यह हिंदी रूपांतरण है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यदि आपसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन का शाब्दिक अर्थ पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन का शाब्दिक अर्थ होता क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संरचना। तो यहां से यदि हम संविधान का एक डिफिनीशन निकालने का प्रयास करें, डिफिनीशन को समझने का प्रयास करें, तो हम लोग कह सकते हैं कि संविधान वह संरचना है, संविधान वह संरचना है जिसके आधार पर किसी देश का निर्माण होता है। ये पहली बात सरल सी। दूसरी बात, संविधान के बारे में हम कह सकते हैं कि संविधान ही है जो सरकार को शक्ति प्रदान करता है। तीसरी बात, यदि देखें संविधान को, जो संविधान शब्द है स्पेशली यह दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना हुआ है, और विधान के अंतर्गत दो बातें आती हैं। एक को हम लोग स्पेशली कहते हैं नियम और एक को हम लोग कहते हैं कानून। और सम का मतलब यहां पर समान से है। नियम कैसे होते हैं? नियम सामान्यतः बाध्यकारी नहीं होते हैं, और कानून बाध्यकारी होते हैं। कानून स्पेशली हम उनको कह सकते हैं, कानून एक बृहद परिकल्पना है, बृहद संकल्पना है। नियम को बाध्यकारी बनाया जा सकता है हमारी विधायिका के द्वारा। यदि किसी नियम को लेकर के यदि सरकारें ऐसी जरूरत महसूस करती हैं कि इसको बनाया जाना चाहिए कंपलसरी, कि वहां पर भी दंडात्मक प्रावधान किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि नियम किसे कहा जा सकता है।
जैसे सड़क पर बाएं चलने का नियम का प्रावधान है, सड़क पर बाएं चलना चाहिए, यह एक नियम है, लेकिन कभी कभी हम आवश्यकता के अनुसार इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो इसके लिए हमको कोई सजा या इस प्रकार का कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। जैसे कानून को, यदि हम किसी कानून का उल्लंघन कर देते हैं कि फला कानून को तोड़ने पर यह जुर्माना है, तो ऐसी स्थिति में नियम बाध्यकारी होते नहीं हैं, लेकिन सरकारें चाहें तो यह नियम को बाध्यकारी बनाया जा सकता है। यहां तक बात क्लियर है। इसके अलावा संविधान को देखें, अरस्तु महोदय क्या कहते हैं संविधान को लेकर के, कि अरस्तु जी क्या कहते हैं। अरस्तु के अनुसार यदि संविधान की परिभाषा देखें तो इनके अनुसार कि संविधान वह नियम है कि यह पदों का आवंटन करता है और यह निर्धारित करता है कि राज्य का जो सर्वोच्च पद है वो किसको दिया जाए। हम परिभाषा लिख देते हैं अरस्तु के अनुसार कि संविधान पदों का आवंटन करता है, संविधान पदों का आवंटन करता है और यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च पद किसे दिया जाए। यहां तक बात क्लियर है। तो जो हमारा सिलेबस है, टॉपिक का नाम है संविधान एवं राज व्यवस्था। इसके अंतर्गत बाबू हम लोग पढ़ेंगे राज करने की व्यवस्था को। राज कौन करेगा? राज करेगी सरकार। राज अर्थात शासन। और शासन के यदि आपसे कोई पूछे कि शासन के कुल कितने अंग होते हैं, तो शासन के 3 अंग आप बताएंगे। एक नाम है व्यवस्थापिका, या तो इसी को हम लोग कह सकते हैं बाबू विधायिका, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव। दूसरा जो शासन का अंग है उसको कहा जाता है कार्यपालिका, और शासन का जो तीसरा अंग है उसे कहा जाता है न्यायपालिका। अब व्यवस्थापिका या विधायिका का कार्य क्या होता है? यह देश को चलाने के लिए कानून का बाबू निर्माण करती है। कार्यपालिका यह जो कानून का निर्माण हो जाएगा, कानून को लागू करवाने का कार्य करेगी। और न्यायपालिका का कार्य है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था यदि कानून का उल्लंघन करती है तो दंड देना, उसको सजा देना, या तो किसी के लिए न्याय करना। तो न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय आबलिक दंड देना इत्यादि। विधायिका के अंग स्पेशली, अब विधायिका के अंतर्गत क्या क्या बातें आ सकती हैं? विधायिका कानून का निर्माण करती है। कानून का निर्माण करने के लिए बेसिकली यदि बृहत स्तर पर देखें तो हम ऊपर लिख देते हैं कि व्यवस्थापिका या विधायिका के अंतर्गत देखेंगे तो बृहत स्तर पर, बाकी यदि इसको और डिटेल स्तर पर देखेंगे तो तीनों स्तर पर आपको कानून निर्माण करने वाली संस्था दिखाई देंगे। लेकिन बृहत स्तर पर, या इसको कह सकते हैं केंद्र स्तर पर, कानून बनाने का कार्य करने की जो शक्ति मिली हुई है उसे हम संसद कहते हैं। और राज्यों के अंतर्गत जिसे कानून बनाने की शक्ति मिली हुई है उसे हम विधानमंडल कहते हैं। अब संसद के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाएंगी? तो संसद के अंतर्गत 3 चीजें आएंगी। एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है बाबू राज्यसभा, और तीसरा है लोकसभा। और विधानमंडल के अंतर्गत विधानमंडल के अंतर्गत बाबू राज्यपाल प्लस विधानसभा, और यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद, और यदि नहीं है तो विधान परिषद वहां पर नहीं होगी। ये खास बात होगी। कार्यपालिका में भी केंद्र स्तर पर जो है केंद्र सरकार होगी, राज्य स्तर पर राज्य सरकार होगी। केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगे बाबू प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, और राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा राज्यपाल और राज्य की मंत्रिपरिषद, कह लीजिए कि उसमें मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की परिषद। और न्यायपालिका को देखेंगे तो न्यायपालिका भी हमारी 3 स्तर पर है। एक अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय के बाद है उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय। इन सबको पढ़ने के अर्थात
बाद यदि आप देखें तो संविधान में भारत को एक राज्य शब्द से संबोधित किया गया है। तो राज्य के स्पेशली क्या क्या तत्व होते हैं उसके बारे में भी जान लें। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है। इसी के आधार पर आगे कह लीजिए कि संविधान की जो आधारभूत जानकारी है, यदि इन सारे तत्वों की आपको जानकारी रहेगी तो आगे संविधान आपको समझने में आसानी होगी। राज्य के क्या क्या आधारभूत तत्व होते हैं? तो राज्य के 4 आधारभूत तत्व होते हैं। पहला है बाबू जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग, तीसरा है, पहला जनसंख्या हो गया, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा हो गया सरकार और चौथा हो गया संप्रभुता। इसमें संप्रभुता सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, जनसंख्या समझ में आ रहा होगा, सरकार समझ में आ रहा होगा, निश्चित भूभाग समझ में आ रहा होगा, लेकिन संप्रभुता शब्द को समझने में आपको परेशानी हो रही होगी कि संप्रभुता क्या होता है। तो थोड़ी देर में इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। बाकी राज्य की परिभाषा यदि आप संविधान में देखेंगे तो राज्य की परिभाषा को सबसे पहले स्पेशली इसको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कि राज्य होता क्या है। इसको आर्टिकल 12 में रखने के पीछे भी हमारे संविधान निर्माताओं का कुछ उद्देश्य रहा। जैसे मान लीजिए आपको कोई यह जानकारी दे दे कि हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, फला संस्थान के बारे में ना बताए कि हम कहाँ पर पढ़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको यह खोजना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ पर यह व्यक्ति या अध्यापक के द्वारा कौन सा विषय पढ़ाया जाता है। लेकिन कोई यदि यह आपको पहले ही बता दे कि फला अध्यापक फला विषय फला संस्थान में पढ़ाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको हमारे पास तक पहुंचने में आसानी होगी। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक स्पेशली व्यवस्था की गई है मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट की। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि फंडामेंटल राइट आखिर किससे लिया जाएगा, तो राज्य देगी। तो सबसे पहले भारतीय जनता को, भारतीय नागरिक को यह पता होना चाहिए कि राज्य होता क्या है, राज्य है कौन। तो सबसे पहले उसके बारे में हम जानेंगे, तभी तो जाकर के आप फंडामेंटल राइट की मांग कर पाएंगे। इसीलिए भारतीय संविधान सभा ने, संविधान निर्माता जो संविधान को बनाने वाले लोग रहे, उन्होंने राज्य को परिभाषित सबसे पहली बार किया अनुच्छेद 12 में। और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत भारत सरकार और संसद, पहला जो राज्य की परिभाषा में है भारत सरकार और संसद, दूसरा है राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, तीसरा है स्थानीय प्राधिकारी और अन्य संस्थाएं, और चौथा है अन्य प्राधिकारी। ये सभी जो, मान लीजिए इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, यदि आप अपने गांव पर हैं और गांव पर कोई एक ऐसी घटना घटती है, कोई आपके वहां लूटपाट डकैती इत्यादि की व्यवस्था हो जाती है या इस प्रकार की कोई घटना हुई, तो आप सहायता लेने के लिए अपने फंडामेंटल राइट को मांग करने के लिए कहां पर जाएंगे? तो सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाई देगा कि आप अपने थाने पर जाएंगे, रपट दर्ज करवाएंगे और वहां पर जाकर के संबंधित प्राधिकारी से आप कहेंगे, तो संबंधित प्राधिकारी भी इस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत उस समय उसी पावर के साथ आपके लिए काम करेगा राज्य की शक्ति के तहत। यहां तक बात क्लियर है? तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि संप्रभुता होती क्या है। जब तक संप्रभुता नहीं है तब तक किसी को राज्य नहीं कहा जा सकता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में देखें तो राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरीके से जैसे राज्य की आगे चल करके देखते हैं कि इस प्रकार का कैटेगराइजेशन है, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण भारत को एक राज्य के तौर पर कहा गया है क्योंकि भारत के पास संप्रभुता है। संप्रभुता का यदि हिंदी देखें, संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। लेकिन संप्रभुता जो शब्द है, स्पेशली इसका मूल शब्द कहाँ से आया है? संप्रभुता जो शब्द है बाबू अंग्रेजी का, संप्रभुता को यहाँ पर छोटे से में हम आपको डिफाइन कर देते हैं, बाकी आगे जैसे जैसे क्लास होगी आपको एक एक बातें बेहतरीन ढंग से जानने को मिलेंगी। संप्रभुता सोवरेनिटी शब्द का, अंग्रेजी का सोवरेनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह जो सोवरेनिटी शब्द है यह लैटिन वर्ड के 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सुपर और प्लस एनस से। और सुपर प्लस एनस का जो शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। कहने का अभिप्राय यह है
कि सोवरेन वही कहा जाएगा कि वह अपने आंतरिक एवं बाह्य दोनों मामले में किसी भी तरीके के हस्तक्षेप को न सहने वाला हो, पूर्णतया स्वतंत्र हो। वह चाहे अपने देश का आंतरिक भाग का कोई फैसला लेना हो या देश के बाहर देश से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई फैसला लेने वाला हो, उस पर कोई भी बाह्य शक्ति का कोई दबाव नहीं हो, तो ऐसे ही देश को संप्रभु देश बोला जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने संविधान का एक छोटा सा परिचय और संविधान के अंतर्गत क्या क्या बेसिक चीजें आपको देखने, जानने, समझने और पढ़ने को मिलेंगी, इसको बताने और समझाने का प्रयास किया। अगली क्लास हमारी जो शुरुआत होगी, बड़ी बेसिक से शुरुआत होगी। कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछ देते हैं और उसको कमेंट बॉक्स में आप उत्तर उसका जरूर दीजिएगा। जैसे आपसे यदि हम एक प्रश्न पूछें कि वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितने शब्द हैं, यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। दूसरा, यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना रुपया व्यय या खर्च हुआ है, इसका एकदम एग्जैक्ट बताना है। 64 लाख नहीं बताना है। ज्यादातर लोग क्या होगा, 64 लाख ज्यादातर किताबों में देखेंगे। इसका आंसर थोड़ा सा कठिन है, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। 6 3 9 9 का बाबू क्यूब कर दीजिएगा, 729, 6 लिख दीजिएगा। इतना रुपया खर्च हुआ है भारतीय संविधान को बनाने में। कई बार इसको एग्जैक्ट 64 लाख कई जगह पे, लेकिन कभी कभी परीक्षा में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा, तब आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। इसके अलावा कुछ हम और प्रश्न आपको दे देते हैं, जिसको आप कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि वंदे मातरम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है। एक अगला प्रश्न दे देते हैं, यदि आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रगान का सर्वप्रथम अंग्रेजी, ये सब प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए हैं। राष्ट्रगान का सर्वप्रथम अनुवाद किसके द्वारा किया गया है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है, यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया था। और एक और बढ़िया प्रश्न ध्यान आ गया, हम आपको बता देते हैं। वंदे मातरम को कांग्रेस के मंच से सबसे पहली बार किसने गाया था। कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम गायन। ये इतने प्रश्न आपसे पूछ करके जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। यदि आप उत्तर देते हैं तो बात ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो लेक्चर में यहीं से बात शुरुआत की जाएगी। सभी प्रश्नों का उत्तर बताएंगे और भारत के संवैधानिक इतिहास जो बहुत कम अध्यापक पढ़ाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा यह बोरिंग होता है, लेकिन परीक्षा के लिहाज से इसको पढ़ना, जानना और समझना बड़ा जरूरी है। तो हम शुरुआत से कह लीजिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की शुरुआत अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से। आज इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको संविधान का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। अगली क्लास में हमारी शुरुआत होगी भारत के संवैधानिक इतिहास से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 1600 के चार्टर से। तो सबसे पहले बाबू हम पढ़ाएंगे 1600 का चार्टर, उसके बाद बाबू 1726 का राजलेख, 1726 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के बाद पढ़ेंगे 1781 का लैंड ऑफ सेटलमेंट, 1781 के बाद पढ़ेंगे 1784, 1784 के बाद 1793, 1793 के बाद 1813, 1813 के बाद 1833, 1833 के बाद 1858, 1858 के बाद पढ़ेंगे 1861, 1861 के बाद पढ़ा जाएगा 1892, 1892 के बाद 1909, 1909 के बाद 1919, 1919 के बाद आपको नेहरू रिपोर्ट भी इसी क्लास में पढ़ाएंगे, 1928 के बाद 1935 और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और उसके बाद तब जाकर के आपका कोर पॉलिटी शुरू होगा संविधान सभा के गठन के साथ, जो जुलाई 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब ब्रिटेन में क्लीमेंट इटली की सरकार बनेगी, तो अपने कैबिनेट में से 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भारत के संविधान बनाने के सहयोग के क्रम में 3 लोगों को भेजा जाएगा। तो वहां से कोर पॉलिटी की शुरुआत होगी। लेकिन ये जो 1600 का चार्टर है, यहां से लेकर के 1947 के अधिनियम को आपकी परीक्षा के लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसको जानने और समझने के लिए बने रहिए हमारे इस ऑनलाइन क्लासेज के साथ। यदि आपको यह हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना अवश्य कह लीजिए, बेल आइकन दबाएं जिससे अगली नोटिफिकेशन मिल सके। आप सब यह वीडियो देखें, कमेंट करें। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।